नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी पर। और भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे जुड़े हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है आपका करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स जिसमें हम लोग आज वीकली करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बात करेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों फटाफट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ क्लासेस को शेयर कर दीजिए कि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें और जान सकें कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण बने हुए हैं। दोस्तों ये जो सेशन है, इसका जो सोर्स है, इसके सोर्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इसका सोर्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स जैसे प्रमुख समाचार पत्र हैं, जहां से हम लोग करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं। तो डेली न्यूज एनालिसिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन है दोस्तों। जुड़ जाइए आप लोग और एक बार क्लास के लिंक को अपने सारे मित्रों के साथ भी साझा कर दीजिए कि वो भी क्लास का लाभ उठा सके। सभी क्लास का लाभ उठाएं और सभी को इस क्लास से ज़्यादा लाभ हो, इसी उद्देश्य के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि क्या क्या है आज के महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए। और दीक्षा कुलश्रेष्ठ, दीपू, रूबी, इंदु गौतम, अनीता पाठक, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। दोस्तों इस समय आप जुड़े हैं अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एस सी, जहां अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ मिलकर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको एक कोड यूज करना है, जैसा कि मेरा कोड क्या है, ANUP10 अनूप 10 मेरा कोड है। और इस कोड के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज का आप, जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर है, ठीक है ना, इंडिया के, अगर हम यहाँ की अगर हम बात करें यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी, तो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उन सभी के साथ आप क्लासेस कर सकते हैं। कोड याद रखिएगा, अनूप 10। दोस्तों ये मेरा प्रोफाइल है आपके स्क्रीन पर। मोर देन 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एज अ फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर्स। मैं अभी आप लोग के सबके साथ जुड़ चुका हूं और आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक क्या है, करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर ऑल एग्जाम, ठीक है ना। तो ये हमारा आज का टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। एमसीक्यू सेशन है सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए, तो इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी तैयार हो चुके होंगे इस सेशन में अपना बेहतर प्रदर्शन देने के लिए। सुधीर कुमार, स्वागत है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस देश ने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से लेकर 2025 का जो कार्यकारी बोर्ड का जो कार्यकाल है उसके लिए चुनाव जीत लिया है? भारत, नेपाल, चीन या रूस? आपको बताना है दोस्तों कि उत्तर क्या है। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं कि सभी इसका उत्तर जो है देने में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो ये पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर था दोस्तों। जिन्होंने कहा ए इंडिया, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। इंडिया जो है वो आपका राइट आंसर है। और भारत ने दोस्तों 17 नवंबर 2021 को जो है वो संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए 2021 से लेकर 2025 का जो कार्यकाल है, इसके लिए एक बार फिर से जो है वो चुनाव जीत लिया। और भारत ने यह चुनाव 164 वोटों की मदद से जो है वो जीता है। और यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है, जिसे सामान्य सम्मेलन के द्वारा चुना जाता है। तो जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है।
अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? प्रकाश राज, पुनीत राजकुमार, कमल हसन या संचारी विजय? अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर। ठीक है, मोहम्मद आरिफ, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों जिन्होंने कहा पुनीत राजकुमार, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है दोस्तों। और पुनीत राजकुमार को जो है वो 16 नवंबर 2021 को, जो कि कर्नाटक के रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पुनीत राजकुमार राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक प्राप्त करने वाले जो हैं वो 10वें नंबर के जो हैं वो शख्स होंगे। अभी तक ये सम्मान जो है वो केवल 9 लोगों को प्राप्त हुआ था और आखिरी बार 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए अवार्ड दिया गया था। ठीक है ना। और हम जानते हैं दोस्तों कि 29 अक्टूबर 2021 को हमने क्या देखा था कि पुनीत राजकुमार का जो है वो कार्डिक अरेस्ट के चलते जो है वो 46 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया? 4 साल, 5 साल, 3 साल या 1 साल? आपका समय शुरू होता है अब। सुषमा, स्वागत है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और फटाफट क्लासेस को शेयर करते रहिए जिससे कि सभी जो है इसका लाभ उठा पाए। फटाफट क्लास का लिंक भी एक बार अपने सारे मित्रों के साथ आप शेयर कर दिए कि सभी इसका लाभ उठा पाए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी 1 साल, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और इनका जो संजय कुमार मिश्रा जी हैं उनका कार्यकाल जो है वो 1 साल के बढ़ा दिया गया। ये प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के जो है निदेशक हैं और 18 नवंबर 2022 तक जो है इनका कार्यकाल रहेगा। ये भारतीय राजस्व सेवा के 1984 बैच के जो है वो अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 राज्यों के सर्वाधिक पिछड़े 44 जिलों में ई गवर्नेंस का लाभ देने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी? 7,566, 8,462, 6,466 या 2,386? आपको बताना है दोस्त कि सही उत्तर क्या है। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। ठीक है, फटाफट जो है शेयर कर दो, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी 6,466 करोड़ रुपए,
वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और केंद्र सरकार ने जो है 205 राज्यों को, जो कि उसके सबसे पिछड़े 44 जिले थे, उनके लिए ई गवर्नेंस का लाभ पहुंचाने के लिए इस राशि का जो है वो आवंटन किया है, इसकी मंजूरी की है। और केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव, ठीक है ना, इनके द्वारा ये जानकारी मिली है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो जिले हैं वो आपके ओडिशा के हैं, और जिसके 3,933 गांव को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश है, ठीक है, जिसको इस योजना का लाभ मिलेगा। उसके बाद झारखंड है, ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर महाराष्ट्र है, जो कि टोटल ये अगर हम बात करें तो टोटल ये 44 जिले हैं। और इन सारे जिले हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है कि संचार तंत्र को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? जाहिर खान, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन। फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और लाभ लेते रहिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने 5, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया है या बनाया गया है किसे? आपको बताना है सही उत्तर क्या हो। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, और फटाफट एक बार क्लास के लिंक को भी शेयर कर दीजिए सारे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो दोस्तों, जिन्होंने कहा सौरव गांगुली, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और सौरव गांगुली को जो है वो 17 नवंबर 2021 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का जो है वो चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और ये फैसला जो है वो दुबई के एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, दुबई में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी की बोर्ड के बैठक में जो है ये भाग लिया गया। गांगुली जो है इस समिति के पहले पर्यवेक्षक के तौर पर जो है शामिल थे, लेकिन उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। और सौरव गांगुली अपने पूर्व साथी और भारत के कप्तान अनिल कुंबले के जो है जगह लेंगे, जिन्होंने 9 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद अपने पद को छोड़ दिया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया दोस्तों, उसके पहले दोस्तों आप जुड़े हैं अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे दोस्तों आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर से इसे रजिस्टर्ड कर लीजिए। मैनेज गोल में जाकर आप यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एस से सर्च कर लीजिए और मुझे फॉलो कर लीजिए। मुझे सर्च करके अनूप उपाध्याय नाम से सर्च करके फॉलो कर लीजिए कि जो भी क्लासेस आती हैं उस क्लासेस का आपको लाभ मिल सके, ठीक है। इसके अलावा जो भी और भी एजुकेटर्स हैं उनको भी फॉलो करके आप क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। पेड क्लास या फ्री क्लास देखने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो कोड क्या है, अनुप10 का कोड आप यूज कर सकते हैं और उस कोड से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा, है ना। सब्सक्रिप्शन भी अगर आप लेना चाहें तो इस कोड के माध्यम से ANUP10, जिससे आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी कोर्स में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे नेट हो, चाहे बैंक हो, चाहे गेट हो, है ना, चाहे आपका क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का हो, मतलब कोई भी अगर आपके नोन भी हैं, अगर वो भी चाहें तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि वो अनअकैडमी के इस कोर्स के साथ चल सकते हैं और अनुप10 कोड के साथ जो है वो अपनी तैयारी को जो है और भी अच्छे तरीके से और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। अच्छा, फिर अनअकैडमी के एडवांटेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो एडवांटेज क्या है कि एनी टाइम एनीवेयर आप लाइव और रिकॉर्डेड सेशन अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर के साथ जुड़ने की। मल्टीपल कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज का आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। वर्कशॉप, स्टडी सेशन, मास्टर क्लासेस का आप लाभ उठा सकते हैं। अनलिमिटेड क्विजेस का आप लाभ उठा सकते हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट मिलेंगे और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, इन सभी का आप क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अनअकैडमी पर ये सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की है? दुआरे राशन योजना, ग्राम राशन योजना, अनमोल राशन योजना, अमृत राशन योजना। समय शुरू होता है अब। अंजलि पांडे, प्रणाम, स्वागत है, सभी का स्वागत है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी है ना। और जैसा कि प्लान किया जा रहा है दोस्तों, बस 5 तारीख को जो है आपका यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम जो है वो
कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्पेशल पे आप लोग के लिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेशन भी लेकर मैं उपस्थित हो जाऊंगा अगले महीने से, जो कि फ्री फॉर ऑल है, सभी उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा दुआरे राशन योजना, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस योजना की शुरुआत की, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो राशन डीलर हैं वो क्या करें, घर घर तक लोगों को पहुंच कर जो है वो राशन पहुंचाएं। ठीक है। और इसके लिए इन्होंने जो वाहन होंगे, जो राशन कार्ड होल्डर, जो डिलीवरी एजेंट होंगे, वो क्या करेंगे कि जब सामान लेकर जाएंगे तो उन्हें आवश्यकता किस चीज़ की पड़ेगी, गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वाहन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की सब्सिडी की भी व्यवस्था की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। और ये कहा गया है कि किसी एरिया में जाकर आप क्या कीजिए, वाहन खड़ा कर दिए और उस एरिया के लगभग 500 मीटर के आसपास के जो दायरे में जो भी क्षेत्र होंगे वो वहाँ राशन ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है वो लाभार्थियों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए जो है ये काम किया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया है दुआरे राशन योजना में कि जो डीलर हैं वो कम से कम 2 अपने यहाँ जो है वो कर्मचारियों को भी जो रख सकते हैं, और इस कर्मचारियों का जो 50% जो तनख्वाह है वो राज्य सरकार वहन करेगी। अगला प्रश्न, व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है? 12वें स्थान पर, 72वें स्थान पर, 65वें स्थान पर और 82वें स्थान पर। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है दोस्तों, उत्तर आपको देना है और समय समाप्त हो गया। दोस्तों जिन्होंने कहा डी 82वें स्थान पर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। डी जो है वो राइट आंसर है। सुषमा अंजलि के उत्तर यहाँ सही मिले हैं मुझे अभी तक। ठीक है। तो भारत जो है वो 44 अंकों के साथ अगर हम बात करें तो साल 2021 के वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक पे जो है वो 82वें स्थान पर पहुंच चुका है। और पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें तो इस साल भारत की रैंकिंग में 5 अंकों की जो है वो गिरावट आई है। और 2022 में जो है वो 45 अंकों के साथ जो है वो 77वें स्थान पे था। और ये जो सूची है वो दोस्तों वो 194 देशों का जो है उसको इसमें शामिल किया गया है, जिसमें साल भर के जो आंकड़े मुताबिक किए जाते हैं। ठीक है। जिससे कि ये पता चलता है कि कौन सा देश जो है जहाँ की अगर हम बात करें तो रिश्वत ज़्यादा लिए जाते हैं, है ना। तो ये सारा है। और इसके मुताबिक अगर हम बात करें तो उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला और इरिट्रिया सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं। यानी कि ये देश की अगर हम बात करें कि अगर किसी को भी व्यापार करना है तो सबसे ज़्यादा रिश्वत पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड की बात करें तो यहाँ रिश्वत काफ़ी कम देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर टॉलरेंस, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 मई, 16 नवंबर, 14 जनवरी। आपको बताना सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा 16 नवंबर, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। 16 नवंबर जो है वो आपका राइट आंसर है। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है इस दिन जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है
ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा असहिष्णुता के खतरे पर जन को जागरूक करना, जागरूकता पैदा करना, और इस उद्देश्य से जो है इस दिवस की घोषणा की गई थी। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को जो है वो समाज के प्रमुख रूप से समाज में सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 1995 में जो है वो की गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अभ्यास सिट मैक्स। अब देखिए ये आ गया कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो स्टेटमेंट पढ़िएगा। अभी तक जो प्रश्न थे वो फैक्चुअल क्वेश्चन थे, है ना। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इसको समझ पाओगे। ठीक है, अभ्यास सिटमैक्स 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? यह भारत, सिंगापुर और श्रीलंका के बीच होने वाला एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। ठीक है, दूसरा क्या है? यह 2019 से प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। अभी तक हम फैक्चुअल कर रहे थे, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है दोस्तों। जिन्होंने कहा बी वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो ये भारत, थाईलैंड और सिंगापुर, ठीक है, क्या है, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड का जो है वो समुद्री अभ्यास है। ऑप्शन में क्या दिया गया था? भारत, सिंगापुर और श्रीलंका दिया गया था। श्रीलंका की जगह पे क्या हो जाएगा आपका? थाईलैंड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी अगर इसके बारे में और बात करें दोस्तों, तो ये अभ्यास जो है वो सब, अभी अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिम्टेक्स का जो है वो आपका क्या है, तीसरा संस्करण जो हिंद महासागर के अंडमान में जो है, अंडमान सागर, हिंद महासागर का जो अंडमान जो है, ठीक है ना, उसमें जो है अभी आयोजित किया गया था। और यह एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है जो भारत के सागर, हिंद महासागरीय क्षेत्र के सभी लिए सुरक्षा और समृद्धि नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है। सिम्टेक्स का जो पहला संस्करण की अगर हम बात करें, तो इसकी शुरुआत जो है वो 2019 में हुई थी, पोर्ट ब्लेयर में इसका आयोजन किया गया था। और इस वर्ष संस्करण की जो मेजबानी थी वो थाईलैंड के द्वारा जो है वो की गई थी। और इसमें सामरिक प्रशिक्षण अभ्यास शामिल है, जैसे नौसेना युद्धाभ्यास, सतह युद्ध अभ्यास। और इसका उद्देश्य जो था वो क्या था? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में व्यापक समुद्री सुरक्षा को देखते हुए आपसी संबंधों को मजबूत करना। ठीक है ना। वर्ष 2018 में सांगरी ला वार्ता के दौरान भारत द्वारा इस अभ्यास की घोषणा की गई थी। देखिए यहां से कितने क्वेश्चंस और भी आपके लिए फैक्चुअल बन गए। ठीक है ना, इस एक्सप्लेनेशन से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए फैक्चुअल भी बन गए हैं, है ना, जिसमें मैंने हाईलाइट किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने लिए, है ना। बन गया कि नहीं फैक्चुअल? इतने सारे फैक्चुअल बन गए कि 2018 में सांगली, आपसे पूछ सकते हैं ना आप कि सिमटेक जो है वो अभ्यास, तो सबको याद होगा, सिंगापुर, भारत, थाईलैंड, चलो सर ने बता दिया। पहला संस्करण सितंबर 2019 में, चलो सर ने बता दिया। किस वार्ता के बाद? सांगरी ला वार्ता 2018। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया? कसोल, मलाना, पोचमपल्ली और माजुलू। अभी ऐसे ही बात कर रहा था तो एक विवेकानंद जी का एक कथन मेरे सामने आया। एनीथिंग दैट मेक्स यू वीक फिजिकली, इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली, रिजेक्ट इट एज अ पॉइजन। कोई भी चीज़ जो आपको
शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से या आत्मीय रूप से कमजोर करती है, कमजोर बनाती है, तो उसे विष की तरह नकार दीजिए, विष की तरह अपने जीवन से हटा दीजिए। ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, विष है। काफी अच्छा एक कथन सोचा साझा कर दो। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और तेलंगाना में एक जगह है दोस्तों जिसका नाम है पोचमपल्ली गांव, जिसको सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में जो है वो नामित किया गया है, ठीक है। और मेघालय को कोंगथोंग और मध्य प्रदेश के लथपुरा खास गांव को भी नामांकित किया गया, ठीक है। तो ये और भी जो इसमें इंपॉर्टेंट है समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो तेलंगाना स्थित पोचमपल्ली, ठीक है। दूसरा मध्य प्रदेश के लथपुरा खास, ठीक है। पोचमपल्ली के बारे में, और ये आपका मेघालय का कोंगथोंग, ठीक है। 3 गांव है आपको दिख रहा है, ठीक है ना। 3 गांव जो है वो आपको दिख रहा है। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो पोचमपल्ली ये आपका हैदराबाद से 50 किलोमीटर दूर जो है वो तेलंगाना के नालगोंडा जिले में है, और भारत के सिल्क सिटी के रूप में इसे जाना जाता है। और यहाँ एक खास डिजाइन की साड़ियाँ बनाई जाती हैं जिन्हें इकत के नाम से जानते हैं। पोचमपल्ली इकत को जो है 2004 में जो है वो जीआई टैग का जो है वो दर्जा मिल चुका है। और इस पोचमपल्ली गांव से आचार पुनोबा भावे ने, देखिए कितना सारा यहाँ से आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट लाइन बन रहा है। आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी, एक प्रश्न और भी बन गया। तो भैया तेलंगाना के नालगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव से बना, बना कि नहीं बना, है ना। तो देखिए कितने क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ, एक चीज़ मैं आप लोग को और भी सूचित कर दे रहा हूँ कि अब करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो इसी प्लान यही है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में लाया जाए, है ना, जिसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, फैक्चुअल क्वेश्चन, ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बेस में, या 2-3 टॉपिक इस टाइप से, कुछ इस टाइप से लेकर चलते हैं। और जो डिटेल्ड क्लासेस होंगी करंट अफेयर्स की वो स्पेशल पे मैं लेकर आऊँगा। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी। यूट्यूब पे जो होगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म पे रहेगी, और डिटेल जो होगी जिसका कि आप लोग नोट डाउन भी कर ले, नोट्स भी आप लोग जो है, जैसे होता है ना बार बार आप लोग कहते हैं सर पीडीएफ दे दीजिए, तो दिक्कत होता है कि पीडीएफ कहाँ से दें, ठीक है। तो आप स्पेशल पे उस क्लास को करोगे और वहाँ से आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हो, है ना, जिससे कि आप लोग को नोट बनाने में और पढ़ने में भी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और वहाँ मैं हाईलाइट कर दूंगा कि कौन कौन सा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। तो अच्छा रहेगा। और यहाँ आप लोग क्या करेंगे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और फैक्चुअल क्वेश्चन वो आपके करंट अफेयर्स के, है ना, ये सारी चीज़। और वहाँ हम लोग स्पेशल पे 2 चीज़ में शुरू कर रहा हूँ। अब 5 ये जो करंट अफेयर्स क्लास है उसको तो मैं बस कुछ दिन में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और जो शुरू कर रहा हूँ वो आपका दिसंबर में स्टार्ट होगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन, ठीक है। और प्लस की और जो क्लासेस चल रही हैं वो सब आपकी चलते रहेंगी, ठीक है। तो इसका आप लोग लाभ उठाते रहिए, ठीक। तो ये देखिए, फिर इसके बाद आप, हाँ ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। इसके पहले दोस्तों ये टेस्टिमोनियल है आपका अनअकैडमी के बारे में, कुछ स्टूडेंट जो सिलेक्ट हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला, यूपी पीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 1 टेस्ट सीरीज ये विजेता स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। जहां अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, रैंक 2-3 को 50%, रैंक 4-25 को 25% स्कॉलरशिप मिलता है। इसका लाभ आप उठा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए, वो कोड क्या होगा, ANUP10, अनूप 10 का कोड यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप टेस्ट का आप लाभ जो है वो उठा सकते हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों विजयी भाव के नाम से यूपी पीएससी मेंस टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसका लाभ उठा सकते हैं। ये सब जो है प्लस सब्सक्रिप्शन वाले को लिए है, जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सोसाइटी का जो है वो टेस्ट 21 नवंबर को, पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन गवर्नेंस का 28 नवंबर को, इकोनॉमी साइंस टेक एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट इंटरनल सिक्योरिटी का 5 दिसंबर को, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का 12 दिसंबर को है, जनरल हिंदी का 19 दिसंबर को, ऐसे का जो है वो 26 दिसंबर को होगा। तो ये आप डेट जो है वो नोट कर लीजिए, है ना। मेंस टेस्ट सीरीज है यूपीपीसीएस, 3 घंटे का टाइम रहेगा, 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों उन्नति के नाम से आपका आर ओ जो है ये भी आपका टेस्ट सीरीज है, इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा करंट टाइम्स करंट अफेयर्स बूस्टर फॉर यूपी एग्जाम जो है ये भी आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा कुछ सेशन है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ये कुछ सेशन है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ये कुछ सेशन इसका लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है जो 18 घंटे कैशलेस धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा, यूपीआई को 2016 में एनपीसीआई द्वारा 21 सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया गया था। आपको बताना है सही उत्तर क्या है। और जो फैक्ट क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके केवल ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल रहेंगे, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट बेस सभी मिक्सड रहेगा। है ना, डेली के रहेंगे तो इससे फायदा क्या होगा कि आप देख लेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब जो स्टूडेंट मेंस को ध्यान दे रहे हैं, जिनका एकदम टारगेट है कि मुझे यूपी पीएससी मेंस करना है, तो उनके लिए वो स्पेशल क्लासेस आएगी, वहां से वो लाभ उठा सकते। तो दोस्तों देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। यूपीआई प्रणाली के बारे में बात करें, यूपीआई जान ही रहे हैं, आजकल आप लोग गूगल पे, भीम पे, फोन पे, ये सारा आप यूज करते ही है ना। तो ये प्रणाली क्या है कि बैंक खातों को क्या किया जाए, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो है वो जोड़ दिया जाए, जिससे कि बैंकिंग सुविधाएं और मर्चेंट भुगतान की जो है वो शक्ति प्रदान हो। पहले क्या होता था कि जब आप किसी को पेमेंट भेजना रहता था, आज से कुछ साल पहले, आज से 3 साल 4 साल पहले की बात करें अगर, ठीक है, तो कि किसी को पेमेंट भेजना होता तो क्या होता था, जल्दी से आप दौड़ के जाते थे, लाइन में लगते थे कि अरे बैंक मत बंद हो जाए। अब पता चला कि 4 बजने वाला हो तो बैंक के जो कर्मचारी हैं वो भी नहीं नहीं आज नहीं होगा, कल होगा, कल जाओ। जब पता चलता था कि बैंक में लंबी लंबी जो है वो खाते में पैसा जमा करने के लिए लाइन लगी रहती थी, होता था ना, ऐसा समस्या होता था। लेकिन अगर किसी को आप मान लीजिए आप कहीं पढ़ाई करने गए हो या कुछ भी, तो घर से पैसा मंगाना है, तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, अच्छा कल बैंक खुलने तो फिर हम भेजते हैं। कोई हेल्थ इशू है, कहीं आप हैं, इलाज करा रहे हैं किसी का और पैसा मांगना है, तो बैंक खोलने तो भेजते हैं। तो यही सारी समस्याओं को ख़त्म किया गया किसके माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से। और ये कहा गया कि भाई मोबाइल तो आज जो है वो बेसिक नीड है, तो क्यों नहीं आपके मोबाइल को वैलिड बना दिया जाए, है ना। मोबाइल वैलिड बना दिया है और मोबाइल से ही आप क्या कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो है ये कर रहा है। अब ये जो आपकी सेवा है वो क्या है कि नेफ्ट सेवा नहीं है, बल्कि ये आईएमपीएस सेवा है। आईएमपीएस सेवा क्या होती है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है ना। अब अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखिए, पहले जैसे बैंक टू बैंक इंटरनेट बैंकिंग जब आप करते थे, तो जब आप करते थे इंटरनेट बैंकिंग में किसी को आईएमपीएस करना चाहता था, तो बैंक भी जो होती थी वो क्या करती थी, अपनी चार्ज लेती थी, है ना। 5 रुपया 10 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज आपसे ले लिया जाता था, ठीक है, और तुरंत पैसा भी नहीं जाता था। अब किसी को आपने भेजा, ठीक है, जैसे नेफ्ट आप करते थे, किसी को आपने भेजा तो 2-3 घंटे 4 घंटे का वेट करना है। अगर आपने ऑफिस टाइम के अलावा किसी को नेफ्ट किया तो वो दूसरे दिन सवेरे 8 बजे का इंतजार करता था कि सुबह 8 बजे जो है उसके अकाउंट में पैसा जो है वो क्रेडिट होगा। तो ये सारी सुविधाओं का फायदा है। और 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ यूपीआई को लॉन्च किया गया था, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि अब ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता चल रहा है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा यानी कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का जिक्र किया गया है। हाल ही में 10 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया गया। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। भारत संविधान के अनुच्छेद 148 से 151, है ना, 158 से 151 तक जो है इसके बारे में काफ़ी जिक्र है, ठीक है। और अभी हम बात करें
तो 16 नवंबर को, ना कि 10 नवंबर को, 16 नवंबर को जो है ये आपका कैग का जो है वो दिवस मनाया गया। ठीक है, ये आपका इंडियन पॉलिटी से संबंधित टॉपिक है। तो इसमें क्या है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो कैग यानी के ऑडिट दिवस के रूप में संबोधित किया, और ये पहला ऑडिट दिवस था। और ये संस्था जो है पिछले कई वर्षों से जो है वो शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जो है वो योगदान दे रही है ना। चलिए, और इसमें अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो कैग है उसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र में जो भी पहले पूरा होता है निर्धारित किया गया। हालांकि किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है। दूसरा, कैग जो है उसको हटाने की प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाए जाने की प्रक्रिया जैसी है। और इसमें भारत के राष्ट्रीय वित्त संरक्षण कहा जाता है इसे, और ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है आपका, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। आर्टिकल मैंने बता दिया, 148 से 151 तक जो है वो कैग से संबंधित आर्टिकल है जो कि, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न, हाल ही में कामो ओलोवा चर्चा में था, ये क्या है? उत्तराखंड में पाए जाने वाले एक खास किस्म का पौधा, एक अर्ध अर्ध उपग्रह मोर की एक नई प्रजाति, इक्वाडोर के संसद का नाम। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी, ठीक है, यानी कि एक अर्ध उपग्रह क्वासी सैटेलाइट, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और कामो ओलेवा के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका हाल फिलहाल में जो है वो पता लगा है, और पृथ्वी की कक्षा के अनुसार का अनुसरण करते हुए जो है ये भी क्या कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगा रहा है। वैज्ञानिकों की यह अंदेशा है कि ये चंद्रमा से निकला हुआ एक खंड हो सकता है। और कामो ओलोवा शब्द का अर्थ है घूमता हुआ अंतरिक्ष का टुकड़ा। इसे अर्ध उपग्रह इसलिए कहा गया क्योंकि यह सूर्य का चक्कर लगाता है और लेकिन पृथ्वी से के ज्यादा नजदीक है। ठीक है ना। कामो ओलोवा को 2006 में हवाई के में पैन स्ट्रास टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया था। ठीक है। लेकिन उस वक्त इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं लगा था, और पिछले कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किया, तब जाकर इसके बारे में जानकारी मिली, और एक रिपोर्ट जो है नेचर कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट नाम के एक जर्नल में इसके बारे में प्रकाशित की गई थी। ठीक है। अब कामो उलावा के नमूने को इकट्ठा करने के लिए 2025 में एक मिशन लॉन्च करने की योजना तय की गई है, और वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके माध्यम से धरती और चांद के बीच में जो संबंध है उसके बारे में भी पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नामक एनजीओ पर 5 साल का बैन और बढ़ा दिया है। इस एनजीओ पर अवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत बैन लगाया गया था। आपको बताना है दोस्तों कि सही उत्तर क्या है। सोनी राठौर, सुषमा, अंजलि, आरिफ, दीक्षा, अनीता। दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके गलत हैं। ठीक है ना। तो अरे, एक सेकंड, चलिए अगले प्रश्न को लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन गलत हुआ है। ठीक। नोरो वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक संक्रामक बीमारी है, इसका अन्य नाम विंटर वॉमिटिंग डिजीज भी है, यह एक जूनोटिक बीमारी है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है।
तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है वो सही, और इस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है इसके बारे में सही। दोस्तों कुछ बैच कोर्सेस हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि ये आपका यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए बैच कोर्स है, जिसमें फिजिकल ज्योग्राफी की मेरी क्लास जो है वो दोपहर 2 बजे आ रही है। इसका लाभ उठाइए आप लोग, और बाकी सारे भी एजुकेटर्स की क्लास है, उस क्लास का भी आप लाभ उठाइए। ऑप्शनल बैच है, इसका लाभ उठाइए। आंसर राइटिंग सेशन है, इसका भी लाभ उठाइए। लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 को ध्यान में रखते हुए एक बैच जो है वो 24 नवंबर से भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। 24 नवंबर से भी एक बैच स्टार्ट है दोस्तों, जिसमें मेरी फिजिकल ज्योग्राफी क्लास, देखिए ज्योग्राफी क्लासेस अभी आपको फिजिकल में मेरी ही मिलेगी हर जगह, है ना, प्लस पे, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की उसमें भी मेरी क्लास है, 12 महीने का बैच है ना। इस पर भी आप जुड़ सकते हैं, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं किया वो एनरोल करके इसका लाभ ले सकते हैं। और इसके लिए करना क्या है दोस्तों, अगर आपका सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ANUP, है ना, ANUP10 कोड का यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन है तो एनरोल करके इसका लाभ उठाएं। इसके अलावा दोस्तों यूपीपीएससी और यूपी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 सब्सक्रिप्शन से आपको ये जितने भी एग्जाम देख रहे हैं, यूपीपीएससी, अपर सॉर्डिनेट, लोअर पीसीएस, ROAR, यूपीएसआई, यूपी पेट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्स, इन सभी का आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विजयी भाव यूपीपीएससी मेंस बैच कोर्सेस हैं, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका 10 नवंबर से एक स्टार्ट है, 2 महीने का ड्यूरेशन है। 11 नवंबर से स्टार्ट है, 2 महीने, ठीक है। 10 नवंबर से जो है वो आपका जीएस पेपर 1, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। 11 नवंबर से जो है जीएस पेपर 2 के लिए 2 महीने का ड्यूरेशन। 10 नवंबर से एक और बैच है आपका जीएस पेपर 3 के लिए, 1.5 महीने का ड्यूरेशन। 12 नवंबर से 1 महीने का आपका यूपीपीएससी मेंस हिंदी और ऐसे बैच है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। और 27 अक्टूबर से आप 2 महीने का बैच है मेंस आंसर राइटिंग बैच फॉर जीएस पेपर 4, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ये यूपीपीएससी पीसीएस मेंस बैच है, एनरोल करके आप लोग लाभ उठाइए। दोस्तों अगर फी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो 24 महीने की जो फी है वो आपका 13,600 है। 12 महीने की जो फी है वो 9,350 है। 6 महीने की फी जो है वो 7,650 है। 3 महीने की फी जो है वो 4,250 और 1 महीने की फी 1,700 है। लेकिन जैसे ही आपने यूज किया तुरुप का इक्का यानी कि ये कोड अनोप 10, वैसे ही आपके फी में आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। और 24 महीने की फी 12,240, 12 महीने की 8,450, 6 महीने की 6,825, 3 महीने के 3,825 और 1 महीने की 1,530 हो जाएगी। ये आपको दिख रहा है। सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफर है, घर बैठे बैठे बिहार और यूपी की तैयारी आप अनअकैडमी पर एक साथ कर सकते हैं, जिसमें 6 महीने की फी 7,960 और 12 महीने की 10,620 है। लेकिन जैसे ही आप ANUP10 कोड का यूज कर रहे हैं वैसे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बॉक्स मॉन्टी, अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी एजुकेटेड क्लास में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहा रेफिलेंट कर्नल निताशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है, ठीक है ना। सभी को प्रश्न दिख रहे हैं, 16वां प्रश्न सभी को दिख रहा है, सभी के स्क्रीन पर आ चुके हैं। चुप रहने का अधिकार, निजता का अधिकार, सशस्त्र बलों में पात्र महिला अधिकारों को स्थायी कमीशन दिए आने के संबंध में और फसल खराब होने की स्थिति में मुआवजा पाने का अधिकार। लेफ्टिनेंट कर्नल नितिशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और हाल फिलहाल की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना पर अवमानना की कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, और केंद्र सरकार ने अदालत के लिए सभी पात्र महिला सेना अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन, परमानेंट कमीशन का विकल्प शुरू करने का आश्वासन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में सरकार से सशस्त्र बलों में पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के साथ युद्ध के अलावा अन्य सभी सेवाओं में
कमांड पोस्टिंग दिए जाने की बात की थी। 25 मार्च 2021 को लेफ्टिनेंट कर्नल नताशा बनान यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में जो है वो अदालत ने कहा था कि सेना की चयनात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया की जो स्थायी कमीशन की मांग करने वाली महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और इससे महिला जो है असंगत रूप से प्रभावित हो रही है। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स भारत का दूसरा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भारत के गृह मंत्रालय के हाथ में। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही हैं। और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा असम राइफल का नाम क्यों आया, जब देखा हमने कर्नल और उनके पत्नी और बेटे को, और साथ में कुछ जवान भी जो हैं वो हमारे शहीद हुए थे, जो कि असम राइफल के जो जवान थे और छत्तीसगढ़ के कर्नल थे विप्लव त्रिपाठी जी। ठीक है, तो उस समय जो है ये असम राइफल जो है वहाँ से जो है फिर से सुर्खियों में बन गया था। ठीक है ना। और असम राइफल के बारे में बात करें दोस्तों तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में सीमांत जिला लोंगडिंग में उग्रवादियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी कर रहा है। और असम राइफल के जवानों ने प्रतिबंधित नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड संगठन के 3 उग्रवादी को मुठभेड़ में हाल फिलहाल में मार भी गिराया है। और इसका जो गठन है वो 1835 में हुआ था। इसका प्रशासनिक नियंत्रण भारत के गृह मंत्रालय के हाथ में, जबकि ऑपरेशन कंट्रोल भारतीय सेना के हाथ में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में अमेरिका ने काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंसस एक्ट काटसा के तहत भारत को छूट प्रदान करने का फैसला किया है। काटसा के तहत अमेरिका अपने द्वारा घोषित शत्रु देश पर हमला कर सकता है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ। व्हाट्सअप का स्टेटस लगा सकते हैं तो व्हाट्सअप का भी स्टेटस लगाइए। मतलब कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो क्लास अगर पसंद आ रही है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक जो है वो पहुंचाया जा सके। तो दोस्तों जिन्होंने कहा डी, यानी कि दोनों के दोनों ऑप्शन गलत है, वो सभी के उत्तर सही हैं। तो अमेरिका ने भारत को काटसा के तहत अभी तक कोई भी छूट नहीं प्रदान की है। और इस पर छूट देने का जो है वो विचार किया जा रहा है। छूट दिलाने के लिए कुछ अमेरिकी कानून निर्माताओं ने अमेरिकी कांग्रेस में भारत को छूट देने संबंधी जो है विधेयक को है पेश भी किया है। ठीक है ना। और अमेरिका ने काटसा के तहत किसको किसको ईरान, रूस, वेनेजुएला जैसे देशों को अपना शत्रु देश घोषित किया है। और इस कानून के तहत वो अपने शत्रु देशों के साथ व्यापार करने वाले अपने ट्रेड पार्टनर्स पर आर्थिक और अन्य प्रकार के प्रतिबंध लगाने का काम करता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के गृह मंत्रालय ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नामक, अच्छा ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। फिशिंग कैट में हाल में सुर्खियों में है। इसे आयुषीन के रेड डेटा लिस्ट में किस रूप से सूचीबद्ध किया गया है? अति संकटापन, संकटापन, सुभेद्य या नियर थ्रेटेड? ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है ना, सुभेद्य की श्रेणी में। ठीक है,
तो भारत में पहली बार जो है आंध्र प्रदेश में एक कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है, जहां 10 फिशिंग कैट को जो है वो कॉलरिंग अर्थात उनके गले में जीपीएस जैसे आधुनिक उपकरणों का युक्त पट्टा डालने का जो है वो निर्णय लिया गया है। और ये भारतीय वन्यजीव संस्थान आंध्र प्रदेश वन विभाग जो है इसके साथ मिलकर जो आपका भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून जो है वो क्या कर रहा है, आंध्र प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर जो है वो संयुक्त कार्यक्रम के तहत इस पे काम कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि फिशिंग कैट के व्यवहार, खाद्य, उनकी आदतों, उपस्थित खतरों आदि का अध्ययन करना है। और आयुष्मान ने इसे सुभेद यानी कि वनरेबल जो है वो घोषित किया है, जबकि साइट्स के अपेंडिक्स 2 में यह शामिल है। वही भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये अनुसूची 1 में जीव घोषित किया गया है और ये विश्व भर में सामान्यतः वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स और अन्य जल निकायों के समीप पाई जाती है। ठीक है, और भारत में अगर हम बात करें तो ये सुंदरवन मैंग्रोव्स गंगा व ब्रह्मपुत्र के समानांतर हिमालय की तलहटी पश्चिमी तट में जो है ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नया प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है। ठीक है, दूसरा, इसके अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम किया जा सकता है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, क्या हो गया इसमें? क्या कुछ था क्या उसके हिंदी में? एक सेकंड रुको। अच्छा, सुभेद चलिए, सुभेद, इसलिए तो साथ साथ में अंग्रेजी का भी नॉलेज रखिए। अच्छा, फिर क्या था? लाइक शेयर भी करते रहिए अपने सारे मित्रों के साथ। तो स्टेटमेंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नया प्रोटोकॉल अधिसूचित किया है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसके अनुसार पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद जो है पोस्टमार्टम नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने कहा सी वो सभी के उत्तर जो है वो सही, दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो आपके सही। और हाल फिलहाल में हमने देखा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है वो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संदर्भों की प्रतिक्रिया में जो है वो सरकारी प्रक्रियाओं के अनुपालन के कारण जो है हम क्या देखते हैं कि पोस्टमार्टम जो है वो काफ़ी कम हो पाता है। तो उसको सुगम बनाने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया है कि 15 नवंबर से पोस्टमार्टम प्रोटोकॉल में जो है वो बदलाव किया गया है। और पहले क्या होता था कि सूर्यास्त के बाद जो है वो पोस्टमार्टम नहीं हो पाता था, है ना। अब इससे क्या होते थे कि बड़े बड़े अस्पतालों में हम देखते थे कि काफ़ी सारे जो है वो लाशें पड़ी रह जाती थी और समय पे जो है उसको उसके ऊपर जो भी प्रक्रिया, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लाशें जो एक्सीडेंट वाले हैं या मर्डर वाले हैं, ठीक है, तो वो सब केसेस जो हैं वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा कि जो भी अ, अच्छी फैसिलिटी वाले जो भी पोस्टमार्टम हाउस हैं, जो भी आपके मॉर्चरी हैं, वहाँ क्या किया जा सकता है कि इसके लिए जो है वो सूर्यास्त के बाद जो है वो भी आपका पोस्टमार्टम जो है वो किया जा सकता है। मृतक के दोस्तों और रिश्तेदारों के अलावा एक नई प्रक्रिया अंगदान और प्रत्यारोपण को भी बढ़ा देता है, क्योंकि प्रक्रिया के बाद निर्धारित समय में अंगों को निकाल कर जो है वो सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी पोस्टमार्टम की आवश्यकता पड़ रही है ना, कि सही समय पर जो है इसका पोस्टमार्टम किया जाए। ठीक है दोस्तों, स्पेशल सेशन आप ज्वाइन करें। और जैसे स्पेशल सेशन है, आज से स्पेशल सेशन जो है वो शाम को 1 से 11 बजे जो है वो आज से हिस्ट्री एमसीक्यू है, इसको आप ज्वाइन करें। और शाम को 5:45 पे जो है आज से ज्योग्राफी का जो है वो एमसीक्यू सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका भी आप लाभ उठाएं। इसके लिए आप अनूप 10 कोड का यूज करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, अपना फीडबैक जो है ठीक है जरूर दीजिए। और अन अकेडमी का ये लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चलिए, हमारी मुलाकात अभी 11 बजे आप लोगों के साथ स्पेशल क्लास पे होगी, जहां हम लोग हिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहिए। जय हिंद, जय